अजर्शन की अगर हम बात करें, ये नया तरीका है, जब से ऑनलाइन एग्जाम आना शुरू हुआ तब से इस तरह के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, उससे पहले नहीं आते थे। कथन एवं कारण। कथन क्या है, अजर्शन क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ये बात हम जानते हैं। रीजन क्या है इसका? लर्निंग, तो ये बात तो सही हुई, क्योंकि अभी हम ये बैच में भी पढ़ रहे थे, ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच गया है कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट होते हैं, अधिगम और विकास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं ये सारी, चाहे वो मैच्योरिटी हो, लर्निंग हो, ग्रोथ हो, ठीक। रीजन क्या है इसका? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, यानी आपने कुछ सीखा है उससे आपका विकास भी होगा। भाई आप पढ़ रहे हैं, एफर्ट्स। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज बिहेवियरल चेंज या चेंज इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास और अनुभव के आधार पे जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो उसको अधिगम कहते हैं। आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपने एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस लगाया और सीख लिया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया लगभग परमानेंटली। तो लर्निंग नए कंडीशंस बनाता है डेवलपमेंट के लिए, कहा जा सकता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ए भी सही है, इसका रीजन भी सही है, इंटर रिलेटेड है, और जिस बारे में ए में बात हो रही थी उसी को एक्सप्लेन किया गया, या उसी के बारे में, लर्निंग के बारे में ही बात की है इन्होंने आर में भी। ऐसा हो सकता है कि ए में कुछ कहें, आर में कुछ कहें, फिर दोनों गलत हो जाएंगे, या जो सही है तो सही है, लेकिन रीजन इसका नहीं होगा। हमें ये देखना है इसका ही रीजन यहां है या नहीं है। अगर ये रीजन कुछ और कह रहा है और यहां कथन कुछ और था, दैट मीन्स आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपने आप में इंडिविजुअली ठीक हो सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका ए सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। बताइए फटाफट से कौन सा है। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज राइट, बच्चे के विकास के बारे में कौन सी बात सही है? फटाफट बताओ। डेवलपमेंट इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट, यानी ए ऑप्शन कहता है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, नेचुरली होता है, अनफोल्ड होता है समय के साथ, ठीक है, नेचुरली होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। किंतु इसे सुसाधित करने के लिए, यानी बेहतर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो हमें आगे बढ़ाए, समृद्ध वातावरण प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छा विकास होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, एक एज में वो चलना सीखेगा, लेकिन आपने क्या किया, साथ में उसको एक वॉकर और लाके दे दिया। वॉकर समझते हो ना, जो चलते हुए आवाजें निकालता था पहले, बच्चे को सपोर्ट मिल जाती है, बीच में गिरता नहीं है, वो चलना सीखता है जब, तो वो उसके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट हो गया। तो एनवायरमेंट अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा। अपने आप तो हो ही रहा है, चलना तो सीख ही लेगा। ऐसा थोड़ी है जिन बच्चों को वॉकर कभी नहीं मिले उनको माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखा देते हैं, या सीख जाते हैं वो भी बच्चे। लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा तो बेहतर हो सकता है, सुविधाजनक हो जाएगा जो विकास है। बात तो सही है। डेवलपमेंट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। भैया ये तो पहली ही बात थी हमने जब पढ़ी थी डेवलपमेंट के बारे में कि मॉडिफिकेशन संभव है, ये एमेंडेबल है, चेंजेबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो प्री डिटरमाइन कर देते हैं, मॉडिफिकेशन संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि हेरिडिटी सेट कर देती है डेवलपमेंट। एनवायरमेंट का भी तो कोई रोल होगा, ठीक। सी ऑप्शन है। अगर हेरिडिटी से तो आप एक साइंटिस्ट के बच्चे हैं और एनवायरमेंट आपको मिला है चोर डकैतों वाला, तो फिर आप किधर जाएंगे? खतरनाक दिशा में मुड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सिर्फ हेरिडिटी का रोल नहीं, एनवायरमेंट का भी रोल है। डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एनवायरमेंट का। सी ऑप्शन है हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। अब ये भी कहना गलत होगा, एनी रोल कैसे नहीं करती भाई, एक अच्छा खासा रोल है। डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद ही विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था से शुरू होगा विकास, भैया गर्भ से शुरू हो जाएगा, वूम्ब से शुरू होगा, कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होगा, गर्भाधान से शुरू हो जाएगा और मृत्यु तक जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस हमने कल परसों भी पढ़ा था, जो एक सेशन हुआ था आपका 2-4 दिन पहले, कि डेवलपमेंट क्या है, सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ, मतलब गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले कुछ परिवर्तनों को विकास कहते हैं, ठीक है, जिसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए। इसके कई नाम है, ध्यान रखिएगा। अभी आपसे स्टेजेस भी पूछेगा, एक क्वेश्चन है जिसमें सारे, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं जितने भी ऑनलाइन में इस बार हुए हैं डेवलपमेंट के। इसको प्रीनेटल पीरियड कह सकते हो, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक। इसको आप वूम्ब कह सकते हो, यानी गर्भ, ठीक। ये क्या हुआ, प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हो। ये सारे पीरियड जो है जन्म से पहले की बात है, और
डेथ तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, है ना, लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्सेप्शन टू डेथ या टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब यानी कब्र तक, ठीक है। अब यहां पे धर्म मत ले आइएगा बीच में, इसका मतलब है जीवन पर्यंत, क्लियर है बात। तो ये प्रीनेटल पीरियड से, प्रसव पूर्व अवस्था से, अभिमन्यु की शिक्षा आपने सुनी होगी, गर्भ से शुरू हो जाती है विकास की प्रक्रिया, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आपकी बहुत सारी चीजें जो है बॉडी की वो विकसित होने लगती हैं। तो आपका डेवलपमेंट तो गर्भ से शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद शुरू होता है। तो ये आपको मूर्ख बनाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप भटके ना, इनको कहते ही डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पोल में आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। Although domains of development overlaps with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to the progression of feelings about self and others? भाई इन्होंने कहा है, अब क्या कहा इन्होंने, सीधा पूछना ही बंद कर दिया कि हम तो तुम्हें 8 लाइन देंगे। वो मैं एग्जाम्पल लेती थी ना पहले, अभी लॉकडाउन में रामायण देखना फिर से शुरू किया था सबने, कि तो उसमें श्री राम वाला वो एग्जांपल आता था ना कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके पेट पे बाण मारिए। तो ये इन्होंने यही किया है कि इनको 1 लाइन में मत पूछो, 2 लाइन में भी मत पूछो, इनसे पूछो 6-8 लाइन में, ताकि पेट पे बाण मारना है, ताकि कंफ्यूज होके गिर जाए आसान क्वेश्चन में भी, है ना। क्वेश्चन आसान है बट इतनी घुमा घुमा के बातें कर दी कि एक इंसान जो रट के आया है या जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, प्रैक्टिस कम की हुई होगी, वो सोचेगा यार ओवरलैप करने की बात कर रहा है, पता नहीं किसकी बात चल रही है, क्योंकि आप सेंस नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया डॉली, क्लियर है बात। डी ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन इसमें आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है या ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड है। विकास के 3 मुख्य पक्ष हैं एज पर एनसीईआरटी, पीसीएसई, ये एसई एक साथ ही काउंट होते हैं इसलिए 3 पक्ष कह देते हैं, अगर इनको अलग अलग करना हो तो 4 कह सकते हो। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी हमारा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और इमोशनल, ये चारों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, या ये तीनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। बात तो सही है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। फिर भी येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिकली अटेम्प्ट्स, फिर भी कौन सा वो डोमेन है जो स्पेसिफिकली, विशिष्ट रूप से भावनाओं की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप वो, और दूसरों के बारे में क्या आप फील करते हैं। फीलिंग एस्पेक्ट, इसको अफेक्टिव एस्पेक्ट या अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं बीएस ब्लूम की भाषा में, ठीक है ना, संवेगात्मक पक्ष कहते हैं इसको। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, आपके इमोशंस से। फीलिंग कहां से आएगी, इमोशंस से। इमोशनल डेवलपमेंट, आप कैसा फील करते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, कितने अवेयर हैं अपने इमोशंस को लेकर के। मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत के बारे में है, आपके कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज होते हैं जो सही और गलत की तरफ आपको लेके जाते हैं। और मॉरल वैल्यू या मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का। ठीक, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का। फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप में ही मेजर प्रकार है डेवलपमेंट का, जिसमें मोटर स्किल्स का विकास आता है, गत्यात्मक, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास जल्दी में नहीं सीखना है, अगेन थोड़ा सा टाइम ले लेना है। मेरी खुद की स्पीड ज्यादा होती है बट कोशिश करिए ये एक्स्ट्रा बातें जो बताई जा रही हैं इनको दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बता देंगे, परेशान ना हो। अगर हम बात कर रहे हैं, 2-4 दिन लगते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस बार की सीटेट की क्लास जस्ट अभी शुरू की है मैंने, ठीक है ना। तो उस केस में आपको किसी भी टीचर को 2-4 दिन देने होते हैं ताकि आप उसके पेस को मैच कर पाओ, उसके वे को मैच कर पाओ, आपको समझ में आए चीजें अच्छे से, है ना। देखिएगा एक बार, तो एक चीज होती है इमोशनल डेवलपमेंट। हमने समझ लिया कि हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट, जब हम पहले दिन स्कूल गए थे, रोते पीटते गए थे, 4 लोग लेके जाते थे पुराने जमाने में स्कूल, तब जाकर के जाते थे। बाद में आप खुद से स्कूल चले जाते हैं, बल्कि घर वाले कहें छुट्टी कर लो बेटा, आप कहें अरे आप तो घर पे काम कराओगे यार, मैं तो जा रही हूँ, यहाँ जा रहा हूँ स्कूल। बाद में आप में क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। अब आपको पता है अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म है जिसपे एक क्वेश्चन आता ही, अभी कल परसों भी मैंने एक सेट कराया था, तो क्वेश्चन कराया था आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे। एक क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, या ईक्यू या ईआई कह देते हैं इसको, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बच्चे में डेवलप होना, इसको इंटेलिजेंस से आईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईक्यू ये कह दिया जाता है। सॉरी, EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, यानी आपकी IQ से, आपका बुद्धि का स्तर कितना है, आप एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है, आपका इमोशनल कोशेंट कितना है। तो EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ इटसेल्फ, ऐसा कहते हैं डेनियल गोलमैन। तो
ये जरूरी क्यों है? क्यों? अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं बट आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ कह दे आप भड़क जाते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं, कहीं कुछ और कर देंगे, कहीं किसी को मतलब गुस्सा आ गया, बाइक चला दी तेज, फिर निकल लिए, है ना, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने था? 1990 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये नहीं पूछा है कि दिया किसने था, बट डेनियल गोल्डमैन पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली। तो 1990 की जब हम बात करेंगे तो येल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, एक हैं सेवॉयर और दूसरे हैं जॉन मेयर। सेवॉयर मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और 1995 में बुक आई इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की, जिसको डेनियल गोल्डमैन ने लिखा। छोटी सी क्यूट सी बुक है ना, गोल्डमैन ने लिखा। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सामवेगिक बुद्धि, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में अवेयर कितने हैं, उनके प्रति जागरूक भी हैं कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है ना, सीधा फिर फ्रस्ट्रेशन में निकलती है वो चीज। तो आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं या नहीं है, आप कब किस काम को करते हुए कितना कैसा महसूस करते हैं, है ना, वो हुई अवेयरनेस। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, अवेयर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि कब आप कैसा महसूस करते हैं। फिर होता है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। भाई अगर आपको कई बार पता होता है, आपका मन कर रहा होता है अंदर से सामने वाले को गाली ही दे दो डायरेक्ट, बट आप नहीं देते ना, क्योंकि आप मैनेज करना जानते हैं, आपको लग रहा है सही जगह नहीं है, भैया बॉस है नौकरी से निकाल देगा बेकार में, है ना। तो इमोशनल मैनेजमेंट आप सीख गए वहां पे, तो इमोशंस को मैनेज करना भी इसका हिस्सा हो गया। आपने इमोशंस को डायरेक्शन देना, भाई आपको गुस्सा आ रहा है, जरूरी थोड़ी आप किसी को थप्पड़ मार के बात करेंगे, वो अधिकार नहीं है आपका। आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, तो इमोशंस को डायरेक्शन दे दिया आपने। ठीक, अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को रेगुलेट करना इमोशंस पे, खुद पे, है ना। मोटिवेशन भी इसका एक एस्पेक्ट है। एम्पैथी मतलब आप में समानुभूति है, आप खुद को दूसरे की जगह रख के देख पाते हैं, तब भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होगा। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को लेके अवेयरनेस। सोशल स्किल्स, कहां कैसा बिहेव करना है, ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के। इसमें 4 चीजें मुख्य हैं जो आप एक बार यहां देख सकते हैं, और ये पूछा जा चुका है इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें 4 मुख्य चीजें, परसीविंग इमोशंस, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बने, यानी इमोशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं आप। कई बार सामने वाला गुस्से में नहीं होता, उसका तरीका ही वैसा होता है। जैसे कई लोगों को लग सकता है यार हिमांशी तो बहुत एटीट्यूड में रहती है, आप मिले, बात की, आपका वो परसेप्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो इमोशन को परसीव किया हुआ था। हो सकता है मेरी टोन ही वैसी हो, या किसी और की भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, वो नॉर्मल भी बोलते हैं, लगता है गुस्से में बोल रहे हैं बेचारे। तो परसीविंग इमोशंस यानी हम इमोशंस को परसीव कैसे कर रहे हैं, है ना, हम उनका परसेप्शन कैसा बना रहे हैं, हमारा एक नजरिया कैसा क्रिएट हो रहा है उनके प्रति। तो परसीविंग इमोशंस, कि हम ठीक से परसीव कर पाए इमोशंस को। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, हम इमोशंस को समझ पाए कि भाई किसी के साथ कोई घटना घटी है, ब्रेकअप हुआ है, तो 4 दिन हमारा दोस्त दुखी रह सकता है, अभी उसका वो वाला फेज चल रहा है, तो हम समझ रहे हैं इमोशंस को, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हुए। ठीक, बच्चे के केस में भी आप डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग इमोशंस, किस इमोशन को कहां यूज करना है। बच्चे को डांटना है तो हंसने वाला इमोशन थोड़ी यूज करोगे, कि या खुशी वाला इमोशन कैसे यूज करोगे डांटते हुए। हालांकि डांटना मतलब उस तरह से सही नहीं है, बट आप डिस्कस भी कर रहे हो, कोई सीरियस बात भी कह रहे हो क्लासरूम में, तब भी आप इमोशंस को यूज करोगे। हर एक बात में कोई ना कोई इमोशन तो आप यूज करते ही हैं। मैनेजिंग इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को आप मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आ गई, यानी इमोशनल अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस, परसीव कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे करेंगे। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जेबी वॉटसन ने ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये सभी को पता ही होना चाहिए। 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, कुछ बाद में होते हैं इमोशंस, लेकिन जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन कहते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन आया था और उसके बाद भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तभी आया था। जेबी वॉटसन कहते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं इनको, व्यवहारवाद का जनक, बट आपके काम का नहीं है सीटेट में, आपके काम का है। इन्होंने कहा है 3 इमोशंस जन्म से होते हैं। फॉल से आप याद रख सकते हैं, फॉल बोले तो फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर, लव, ये बर्थ बाय बर्थ हैं ये 3 इमोशंस, है ना। 3 संवेग क्या हैं, जन्म से होते हैं। फॉल, FAL, ठीक है, फॉल मतलब गिरना, फॉल इन लव से याद रख सकते हो, ठीक है ना। फियर, फियर बोले तो भय, यानी आप बच्चे को उछालिए, छोटा सा बच्चा है उसको ऊपर उछालिए, आपको नजर आएगा भय उसके अंदर, मतलब शुरुआत में तो डरता है, वो बाद में एक्साइटेड होना सीखता है, ठीक है ना। एंगर, एंगर क्या है, क्रोध। आप छोटे से बच्चे को आंखें दिखाइए वो डर जाएगा, मतलब गुस्सा वो आपका समझ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। फियर उसके अंदर आया, एंगर आपने शो किया, मतलब एंगर भी जन्म से है। फिर आता है लव यानी प्रेम,
भाई एक जरा सा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो भी प्रेम के भाव समझता है आपके, जब आप उसको गले से लगाते हैं, उसको खिलाते हैं, वॉटेवर। तो भय, क्रोध और प्रेम, फियर, एंगर और लव बाय बर्थ होते हैं हमें, ऐसा वॉटसन कहते हैं। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा है 2018 में पूछ लिया था कि अच्छा बताओ इनमें से कौन सा एक इमोशन है। अभी भी वो वही करते हैं, 3 चीजें दे देंगे जो दिमाग के बारे में, कॉग्निशन के बारे में होंगी। थिंकिंग लिखेंगे, रीजनिंग लिखेंगे, फिर लिख देंगे कुछ और लिख देंगे, परसेप्शन लिख देंगे, और कहीं एंगर या लव में से कोई एक लिख देंगे। पूछेंगे कौन सा एक इमोशन है, तो 3 चीजें दिमाग से रिलेटेड होंगी, एक इमोशन से रिलेटेड होगा, इनमें से कोई एक इमोशन दिया हुआ होगा। आपको समझ जाना है क्या कहानी चल रही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, समझते हैं फटाफट से। इनको सिर्फ क्वेश्चंस की तरह नहीं लेना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सीटेट के बैच में आप अभी भी एनरोल हो सकते हैं, ये मुझे आ गया याद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development to form a whole। ये वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जो आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं जिसमें हमेशा, और मैं कई सारे एग्जांपल देकर के समझाती हूं हर बैच में, और कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अब जिनकी क्लियर हो जाती है वो इस पे सही लगा के आए होंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ ऑप्शंस मुश्किल नहीं है, नहीं तो इसमें आप फंस जाते हैं। अगर मैं एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दूं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ई ऑप्शन इसमें ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, और आपको ये मान के चलना है कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल को हटा करके मान लेते हैं यहां से, और यहां मैंने लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। देख रहे हो कैसे, आपको देख रहे हो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। डी ऑप्शन हटा दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कर दिया यहां पे, ठीक है। अब आपके सामने, और मैं आपको इजी बना देती हूँ ये क्वेश्चन, मैं ये हटा ही देती हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिया आपके। अब या तो ये बी होगा या फिर ये डी होगा, बताओ फटाफट से। तो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन में इतने लोग कंफ्यूज होते हैं, और ठीक से लोग इसको क्लियर कर भी नहीं पाते। समझते हैं फटाफट से क्या कहानी है दोनों को ही, फिर हम आएंगे चारों ऑप्शंस को समझने पे, ठीक। 2 बातें हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, पहले इसको समझेंगे तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो जमाने नहीं रहे कि आप बस डीप में ना पढ़ें और काम चल जाए, ठीक। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लेते हैं, ठीक है जी। इंटीग्रेशन याद आ रहे हैं कुछ लोगों को, एग्जांपल बैच में पढ़े होंगे तो, या मैराथन वगैरह देखे होंगे तो। इंटर रिलेशन होता है अंतः संबंध। अंतः संबंध किसका? विकास के 3 पहलू हैं, अभी हमने बात की थी ना, ब्रॉड जो डोमेन है वो 3 है मुख्य रूप से, जिसको हम कई बार 4 कह देते हैं प्यार से, बट नंबर्स में पूछेगा तो 3 है। वो क्या है? PCSE, ठीक, SE साथ में है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। भाई शरीर में चोट लगेगी, अच्छा महसूस नहीं करोगे उस दिन। कोई घटना घट जाए जीवन में, किसी की डेथ हो जाए, अब फिजिकली तो ठीक हो लेकिन इमोशनली परेशान हो सकता है कई लोगों को बुखार चढ़ जाए, उनकी बॉडी जो है, शारीरिक विकास भी उनका प्रभावित हो जाए। बचपन में चोट लग जाती है, बाकी एस्पेक्ट हो सकता है दिमाग का विकास ठीक से ना हो क्योंकि शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ, और व्हाट्सोएवर, ठीक। मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि दिमाग में चोट लग गई तो शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं PCSE की, तो PCSE क्या है? इंटर रिलेटेड है। चारों ही प्रकार जो है विकास के इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शरीर दिमाग को, दिमाग शरीर को, और शरीर इमोशंस को। अगर आप फिट नहीं है तो आप अच्छा महसूस नहीं करते, है ना। तो ये चारों या तीनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। बात ठीक है। जब ये चारों या तीनों जो है मिलकर के, विकास के सभी पक्ष मिलकर के जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें, एक यूनिट की तरह काम करें, तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? सिंगल यूनिट, एक हो गए, ठीक है ना, एकीकरण। अब 4 जरूरी नहीं है 4 के 4 एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, इनमें से 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या चारों हो सकते हैं। तो जब विकास के अलग अलग पक्ष, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मिलकर के एक होल फॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका शरीर, ये सब क्या है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम कर रहे होते हैं। इवन आपके इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपका पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है मिल करके क्या चल रहे हैं?
एक सिंगल यूनिट के रूप में चल रहे हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, अभी जैसे मैं ये लिख रही हूँ तो मैं बोल भी रही हूँ, साथ में और भी चीजें हो रही हैं यूज, दिमाग का भी मेरा इस्तेमाल हो रहा है, शरीर भी मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, है ना, या आप भी उधर से पोल में आंसर कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक, सोच भी रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं फटाफट से। तो जब आपके डेवलपमेंट के कई प्रकार एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करें, जब आप साइकिल चला रहे हैं, जब आप कबड्डी खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप क्या कहेंगे बैडमिंटन खेल रहे हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका सारे प्रकार के डेवलपमेंट एक हो जाते हैं मिलकर के, या एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन, एक होल के रूप में काम करते हैं अगर मैं कहूं तो, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक, वहीं अगर हमें ये पता है भैया जो शरीर का विकास है वो सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये हमें पता है, इसको इंटर रिलेशन कहते हैं, कि रिलेशन है, ओवरलैप कर सकते हैं। अभी आया था ना एक क्वेश्चन, ओवरलैप करते हैं, तो इन शब्दों को ही ध्यान में रखना है, पेपर में शब्दों पे ही उलझते हैं लोग, इंटर रिलेशन की जगह ओवरलैपिंग भी लिख सकता है वो। इंटीग्रेशन का मतलब है एक होल के रूप में काम कर रहे हैं। आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे और आपका कंफ्यूजन करते हैं दूर। ठीक, फटाफट से, which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development? धीरे धीरे क्या होता है, हम कंबाइन करना सीख जाते हैं, इसी तरह से हम लिखना, खेलना, बाकी चीजें सीखते हैं, एक होल के रूप में काम करता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, बच्चा पहले अपनी हथेली पे उसका पकड़ आएगी, कोई आप उसको पेन भी दोगे तो वैसे पकड़ेगा, बाद में वो सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाना, ग्रॉस टू फाइन मोटर भी इसको ही कह सकते हैं हम। सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल, के पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, फिर बाकी आर्म्स पे कंट्रोल, शोल्डर पे कंट्रोल आएगा, फिर आर्म्स पे यानी हाथों पे कंट्रोल आएगा, हाथों से भी फिर ये वाला जो हैंड्स हैं इन पे कंट्रोल आएगा आर्म्स के बाद, फिर इन हैंड्स से भी, हथेली से भी किस पे, उंगलियों की तरफ, तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल है सर से पैर की ओर, पहले बच्चा सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये वाला पार्ट, फिर खड़े होना सीखेगा। ठीक, कॉन्टिन्यूटी तो आपको पता ही है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ये थी कहानी